नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन एक्सप्रेस। और यहाँ हम सब उपस्थित हैं सक्षमता परीक्षा की तैयारी के लिए। तो आज का हमारा एपिसोड है हिंदी की तैयारी पर। और इस सीरीज़ में कई वीडियोस मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगी जिसमें हिंदी की तैयारी हम सब बेसिक से करेंगे, बिल्कुल शून्य से तैयारी करेंगे। और हमारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो एमसीक्यूज़ लगाने में हमें बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की तैयारी। वीडियो बिल्कुल छोटी सी है क्योंकि बड़ी वीडियो देखने के बाद हमें उबाऊ सा लगता है, तो हम छोटे छोटे हमने कोशिश की है कि चीज़ों को संक्षिप्त में छोटे छोटे वीडियोज़ में आप तक पहुंचाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। वर्ण विचार से हम शुरू करते हैं। वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं, और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। भाषा की इन ध्वनियों को उच्चारण के दृष्टिकोण से अगर हम बांटें तो दो भागों में बांट सकते हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। और यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो आप याद रखिएगा, कुल वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें स्वर 11 है, व्यंजन 33 है, और बाकी आगे मैं बताऊंगी कि कौन कौन से वर्ण हैं, क्योंकि अभी बताने से आपको समझ नहीं आएगा। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं उन्हें हम स्वर व्यंजन कहते हैं। जैसे कि जिसे उच्चारण करने में कोई भी बाधा ना आए उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः, ये सब स्वर वर्ण के तहत आते हैं। और अब स्वर वर्ण को भी यहाँ पे 3 वर्गों में बांटा गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, ऋ। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लुत स्वर में आता है ओम। अब आते हैं व्यंजन वर्ण की तरफ। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। तो शुरू करते हैं स्पर्श व्यंजन से। दोस्तों, यहाँ से हमारे प्रश्न बनते हैं अक्सर, जैसे कि कंठ से बोले जाने वाले वर्ण क, ख, ग, घ, अंघ। तालु से च, छ, ज, झ, ञ। मूर्धा से ट, ठ, ड, ढ, ण। दंत से त, थ, द, ध, न। ओष्ठ से प, फ, ब, भ, म। ये प्रश्न अक्सर एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। जैसे कि कंठ से निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि कंठ से बोली जाती है, इसी तरह से। और उच्चारण और प्रयत्न के आधार पर हम लोग अब वर्णों की बात करते हैं। इस आधार पर दो प्रकार के वर्ण होते हैं। स्वर तंत्री में श्वास का कंपन, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। अघोष सभी वर्णों के शुरू के 2 वर्ण क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ तथा श, स, फ, ये सब अघोष में आते हैं। सघोष सभी वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा। अघोष में जो सब छूट गए वो सारे सघोष में आ जाएंगे। उसके बाद है श्वास प्राणी की मात्रा से। इस आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में सभी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे क, ग, अंघ, इसी तरह से। और महाप्राण में जो अल्पप्राण में से छूट गए वो सारे महाप्राण में। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, जैसा कि हमने पहले ही कहा। एक बार फिर से मैं इसे दोहरा देती हूँ क्योंकि इससे प्रश्न हमारे बनते हैं। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि निम्नांकित में से मूर्धन्य से बोली जाने वाली वर्ण कौन से हैं। तो ट, ठ, ड, ढ, ण ये मूर्धन्य से बोली जाती है। आप एक बार उच्चारण करेंगे तो स्वतः ही यह स्पष्ट हो जाएगा, हमें समझ आ जाएगा। जैसे क, ख, ग, घ ये सारे जो हैं कंठ से बोले जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। मेरा बार बार दोहराने का अर्थ यह है कि आपको ये सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाए, आपको अन्य अलग से कुछ भी मेहनत करने की आवश्यकता ना हो। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा,
श्वास या प्राण की मात्रा, अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण में सभी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, और महाप्राण में वर्ग का दूसरा, चौथा और तीनों स और ह, ये सब महाप्राण में आ जाएंगे। तो दोस्तों इन्हें बार बार दोहराने से, बार बार सुनने से हमें याद हो जाएगा ये सारा कुछ। कुछ और व्यंजन के प्रकार को देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, य, र, ल, व, ये सब अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। और श, स, ह, ये सब जो है उष्म व्यंजन में आते हैं। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क, स, अक्ष, ज, य, ज्ञ, त, र, त्र, श, र, श। यहाँ देखिएगा पहले वर्ण में हलंत दिया गया है सभी में, लेकिन दूसरे में हलंत नहीं है। कभी कभी हमें संयुक्त व्यंजन के बारे में भी पूछा जाता है, तो इन चीज़ों को हम याद रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बार सुनेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब हम चलते हैं आगे। मित्रों, अब हम तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमारे बनते हैं। तत्सम शब्द अर्थात जिन शब्दों का उपयोग हम बिल्कुल ज्यों के त्यों संस्कृत के रूप में करते हैं, हिंदी में भी उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि जल, अग्नि, वायु, कमल, दुग्ध, इन चीज़ों को हम बिल्कुल संस्कृत के ज्यों के त्यों ही हिंदी में यूज़ करते हैं, हिंदी में उपयोग करते हैं। तद्भव शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और उनका रूप थोड़ा सा बदल गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर अग्नि से आग हो गया है, ओष्ठ से होंठ हो गया है। इस तरह के शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द को पहचानने का एक ट्रिक भी है। तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानने के कई ट्रिक्स भी हैं। जैसे कि विसर्ग अगर लगा रहता है तो उसे हम संस्कृत के शब्द समझते हैं, जैसे केशवः, बालाः इत्यादि। और यहाँ मैं आपको अपनी भाषा में समझा रही हूँ, बाकी जो इसमें लिखा है आप लोग पढ़ लेंगे वीडियो को बार बार देखकर, क्योंकि अपनी भाषा में समझाने से चीज़ें अधिक तरह से समझ आती हैं। तो एक बार फिर से समझिएगा कि तत्सम शब्द जो बिल्कुल संस्कृत के समान हो, और तद्भव जो संस्कृत से हिंदी में आए हो और उनका रूप बदल गया हो। रचना के आधार पर शब्द का विचार करते हैं। अब रचना के आधार पर शब्द अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहा जाता है। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद माने गए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो हम सब इन तीनों के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है और योग रूढ़ क्या है। हालांकि यहाँ से अधिक प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम आगे इन सब को समझेंगे अच्छे से। रूढ़ शब्द, जो शब्द परस्पर परंपरा से चले आ रहे हैं तथा जिन्हें खंडित या विभाजित नहीं कर सकते, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे रात, सुबह, शाम, हाथी। अब रात को अगर विभाजित करेंगे तो दोनों का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से के मेल से बने होते हैं और जिनमें दोनों शब्दों का कुछ सार्थक अर्थ निकलता है। जैसे विद्यालय, 2 शब्दों से बना है, विद्या जोड़ आलय। विद्या का अर्थ है शिक्षा और आलय का अर्थ है घर। जैसे अनुपयुक्त, अन जोड़ उपयुक्त, इन दोनों में दोनों का ही अलग अलग अर्थ निकलता है। इस प्रकार हम फिर से समझेंगे। रूढ़ शब्द जिसे तोड़ा नहीं जा सके, और यौगिक शब्द जिसमें तोड़कर दोनों का ही अर्थ निकाला जा सके। अब है योग रूढ़। अब हम देखेंगे योग रूढ़ शब्द को। जिस यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध होता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, कमल के लिए अर्थ प्रयोग करते हैं। गिरिधर, कृष्ण के अर्थ में प्रयोग करते हैं। दशानन, रावण के अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, यहाँ हमने देखा रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। एक बार फिर से समझिए। रूढ़ शब्द जो परंपरा से चले आ रहे हैं और उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक शब्द जिन्हें विभाजित भी किया जा सकता है, और विभाजित करने के बाद जो 2 शब्द बनते हैं दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय, विद्यालय, विद्या का अर्थ अलग निकलता है और आलय का अर्थ अलग निकलता है। और फिर आ जाता है योग रूढ़, जिस यौगिक शब्द का उपयोग हम विशेष अर्थ निकालने के लिए करते हैं उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, गिरिधर, दशानन। दोस्तों, मैं यहाँ आप सभी को अपने भाषा में समझा रही हूँ, बाकी यहाँ जो किताबी भाषा में लिखी हैं चीज़ें, उन्हें आप वीडियो को फिर से दोबारा देखकर समझ सकते हैं, और इनके अगर चाहे तो भविष्य में संभाल के रखने के लिए इनका नोट्स भी बना सकते हैं। और कई सीरीज़ के बाद मैं फिर MCQs लेकर आऊँगी हिंदी के लिए। तो दोस्तों, आज यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। और वीडियो को
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। हिंदी के छोटे छोटे वीडियोज़ लेकर फिर मैं हाजिर होंगी और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।